हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के बारे में। और अब तक हमने जो है 3 अलग वीडियोस में जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने बहुत कुछ जो है कवर किया है। जिसमें अब तक हमने जो बात की है फार्मिंग क्या है, फार्मिंग के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, और इसके साथ पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हमने देखा था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में। तो इसी को हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू जो है कवर करने वाले हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इट वॉज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जैसा कि हमने पिछले पेजेस में जो है मेंशन किया था कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया में, भारत में कई हजारों सालों से जो है हो रही है। सस्टेन्ड uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development। कह रहे हैं जो हम लगातार सस्टेन्ड यूज़ जो हम कर रहे हैं लैंड का, लगातार हमने यूज़ किया है लैंड का, लेकिन हमने कोई कैपेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशंस चेंज नहीं किए, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का पेस था वो हिंडर्ड हुआ है, या कह सकते हैं उसमें रुकावट आई है। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कह रहे लगातार जो सोर्स ऑफ इरिगेशन का डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, वो अभी भी डिपेंड करते हैं मॉनसून के ऊपर और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर सॉइल की, जिससे कि अपनी वो एग्रीकल्चर को कंटिन्यू कर सकें। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पजेज अ सीरियस चैलेंज, कि लगातार जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से एक चैलेंज के रूप में जो है हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सामने आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। इस पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर में सफिशिएंट प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा, और इस तरह से कह सकते हैं कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो हमारे सामने एक तरह से चैलेंज है, ये चैलेंज क्रिएट कर रही है। तो आगे हमसे कहा जा रहा है एग्रीकल्चर which provides livelihood for more than 60% of its population needs some serious technical and institutional reforms। अब क्योंकि एग्रीकल्चर जो है लगभग 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को इंडिया के अंदर जो है लिवलीहुड प्रोवाइड करती है, इसलिए ज़रूरत है कुछ सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म करने की इंडिया के अंदर। 10 कलेक्टिवलाइजेशन, consolidation of holdings, cooperation and abolition of jamidari, etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद हो जाने के बाद इंडिया के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के रूप में कलेक्टिवलाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये इनको काफ़ी जो है प्रायोरिटीज़ दी गई। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है कलेक्ट कर लेना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स जो ज़मीन के छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको कंसोलिडेट करना यानी इकट्ठा कर देना, उनको एक प्लॉट में कन्वर्ट कर देना। कॉपरेशन आपसी सहयोग फार्मर्स के बीच में क्रिएट करना, और जो जमींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश करना। ये 4 जो हैं
उसमें पर मेजर स्टेप्स लिए गए थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंतर्गत इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद। लैंड रिफॉर्म्स वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिया का जो पहला 5 वर्षीय जो प्लान था, जो कि 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था और ये 31 मार्च 1956 तक रहा। इस पहली 5 वर्ष की योजना में लैंड रिफॉर्म्स पर गवर्नमेंट का मेन फोकस था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कह रहे हैं जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो उत्तराधिकार का जो नियम है, उत्तराधिकार का कह सकते हैं, जैसे हमारे दादा से हमारे पापा को ज़मीन मिली, हमारे पापा से हमें ज़मीन मिलेगी, ये जो है ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पूर्वजों से हम तक जो है ट्रांसफ़र होते हुए आ रही है। जैसे हमारे दादाजी के 2 बेटे हुए, हमारे पापा चाचा, तो उनकी ज़मीन जो है इन 2 हिस्सों में बट गई। फिर हमारे पापा जी के 3 बेटे हैं, फिर वो ज़मीन उनकी 3 हिस्सों में बट गई। ये जो होता है, इसमें क्या होता है, ज़मीन की ज़मीन जो थी वो छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट होते चली गई और इसी वजह से ज़रूरत महसूस हुई कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की। यानी कि ज़मीन को बांटने की जगह उनको इकट्ठा रखने की जो है ज़रूरत महसूस की गई कि उनको बांटने की जगह क्या है, उस ज़मीन को एक ही जगह पर रखा जाए, उसको एक ही जगह पर, क्योंकि इससे क्या है, जब एक ही जगह ज़मीन होती है तो उससे कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो कम हो जाती है। कैसे होती है हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों के पास आधा आधा एकड़ ज़मीन है, तो दोनों भाई आधा आधा एकड़ की ज़मीन की देखभाल कर रहे हैं, तो दोनों की लेबर अलग अलग लग रही है, दोनों को आधा प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वही ज़मीन एक ही जगह पर होती, एक ही के पास एक ही व्यक्ति इसको कर रहा होता, एक भाई उसको देख रहा था, एक भाई कोई और काम कर सकता था, एक भाई बिल्कुल फ्री होता था उससे, तो इससे एक की लेबर तो बचती ना। तो यही कह सकते हैं कि इसमें कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की जो रिक्वायरमेंट इस वजह से थोड़ी महसूस हुई थी। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स व इनेक्टेड, कह रहे हैं कि उस समय पर बहुत सारे लॉ ऑफ लैंड जो हैं, लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड लॉज जो हैं इनेक्ट किए गए, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था या उसके अंदर कुछ ना कुछ ल्यूक बाम हो रहे थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s। कारण भारत सरकार ने कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हैं किए जिससे कि वो भारतीय कृषि को इम्प्रूव कर सकें, और ये बेसिकली ये जो रिफॉर्म्स देखने को मिले वो 1960s और 1970s के समय पर जो देखने को मिले हैं। आपने वो एक वर्ड सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो 1970s में जो है इंडिया के अंदर आया था। द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड। आपने वाइट रिवॉल्यूशन शायद नहीं सुना है। वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड ये एक्चुअल में मिल्क से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यहाँ पर HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर जो है हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात कर रहे थे, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में था। वहीं अगर बात करते हैं वाइट रिवॉल्यूशन की, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। Some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture, but this too late to the concentration of development in few selected areas। कह रहे हैं ये जो नए मॉडर्न जो स्ट्रेटजीज जो अपनाई जा रही थी एग्रीकल्चर में, इसमें काफ़ी हद तक इसने जो है काफ़ी हद तक इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव तो किया, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट था, ये जो डेवलपमेंट था, ये कुछ सेलेक्टेड एरिया में ही देखने को मिल रहा था। देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। और इसी वजह से 1980 के दशक में, 1990 के दशक में एक कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया गया, विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों ही जो है शामिल किए गए। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स,
cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. अब कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में तो वो 4 थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमारे पास काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला और इंस्टीट्यूशन में भी यही सब चीज़ें आ रही हैं। तो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, फसलों का बीमा शुरू किया गया 1980-90 के दशक में। और ये फसलों का जो बीमा जो होने लगा वो ड्रॉट, सूखे के लिए, फ्लड जहाँ बाढ़ आ जाती है उसके लिए, साइक्लोन जहाँ पर चक्रवाती तूफान आते हैं वहाँ पर भी क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविज़न शुरू किए गए। फायर से या डिजीज़ से, इनसे प्रोटेक्शन करने के लिए भी जो है क्रॉप इंश्योरेंस को शुरू किया गया इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ उस समय पर बहुत सारे ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स जो है इस्टेब्लिश किए गए पब्लिक जो फार्मर्स हैं उनको लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये कुछ स्टेप जो है उस समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किए गए थे। इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। ये कुछ और स्कीम्स हैं। इसके साथ साथ आजकल जो है किसान पेंशन का आपने सुना होगा, किसान को पेंशन जो है वो भी अब होने लगी है। ये आपको जो है साल भर में जो है 3 किस्तें मिलनी होती हैं, 3 किस्तें हैं शायद इसकी, और इसमें जो है टोटल जो है 6,000 रुपये जो है किसान को एक साल में मिलने होते हैं। 2-2 हज़ार की किस्तें मिलती हैं इसमें। तो ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो पुअर फार्मर्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो है शुरू की गई कुछ स्कीम्स में से ही है। कह रहे हैं इसके साथ साथ हम और आगे देख रहे हैं क्या है, मोरेवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। कह रहे हैं स्पेशल वेदर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, बुलेटिन्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हैं फार्मर्स के लिए, वो शुरू किए गए। और आपने कृषि दर्शन नाम का सुना होगा चैनल भी, कृषि दर्शन नाम का एक प्रोग्राम जो है वो आता है, वो किसानों के लिए ही है। DD किसान चैनल जो है किसानों के पर्पज़ के लिए ही जो है शुरू किया गया है, किसानों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ साथ आज के समय पर तो लगभग हर एक एरिया में ब्लॉक लेवल पर किसानों की सहायता के लिए, किसानों को परामर्श देने के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऐसे जो हैं केंद्र खोले गए हैं जो कि किसानों की सेवा के लिए तत्पर हैं, अवेलेबल हैं। हम आगे अगर बात करके चले तो इसमें आगे हमसे कह रहे हैं द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बीच में उसने जो है चेक करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किया है कि वो देखें कि जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो मिडलमैन हैं, वो इन फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना कर रहे हों। इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक ऐसा प्राइस है जो कि मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा किसानों की फसलों को एक मैक्सिमम जो मिनिमम प्राइस पर खरीदने की गारंटी दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके थ्रू, MSP के थ्रू किसानों की फसलों को एक मिनिमम प्राइस पर खरीदती है। ये मिनिमम प्राइस जो है एक्चुअल में मार्केट में जो प्राइस होता है उन फसलों का, उससे ज़्यादा प्राइस होता है। तो ये भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है शुरू किया गया है फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। आगे हम लोग आगे कंटिन्यू चलें। देखिए कुछ आपको दिखा रखे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स यूज इन एग्रीकल्चर, ये आपने देखे भी होंगे। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ये है हमारे पास, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक और टॉपिक आया, पहले थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। भूदान और ग्रामदान, ये क्या है? महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हायर। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी जो है डिक्लेयर कर दिया था। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रहीज। कह रहे हैं जो विनोबा भावे हैं, इन्होंने
उस समय पे जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे उनमें एक सत्याग्रही के रूप में जो है पार्टिसिपेट भी किया था। ही वॉज वन ऑफ द वोटेरीज ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। कह रहे हैं ये जो है बहुत बड़े समर्थक थे गांधी जी का जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज्य का, उसके उस विचार के। आफ्टर गांधी जी मार्टिडम, जैसे ही गांधी जी की मृत्यु हो गई उसके बाद विनोबा भावे ने एक पद यात्रा शुरू की जिसमें जो गांधी जी का जो मैसेज था उसको ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री में उनको फैलाने का उनका जो मोटिव था उसके लिए उन्होंने वो शुरू कर दिया। वंस एक बार जैसे ही वो व्हेन ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है पोचमपल्ली, वहाँ पर वो अपना एक लेक्चर दे रहे थे। कौन? विनोबा भावे। सम पुअर लैंडलेस विलेजेस डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। तो वहाँ पर कुछ जो गरीब लैंडलेस विलेजर थे उन्होंने उनसे ज़मीन की डिमांड की अपने इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू दैम इमिडिएटली। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत प्रॉमिस तो नहीं किया, बट assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming। तो उन्होंने जो है प्रॉमिस तो नहीं किया कि हाँ उनको जो है ज़मीन दिलवा देंगे, लेकिन उन्होंने अश्योर कर दिया, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में जो है भारत सरकार से बात करेंगे कि प्रोविजन ऑफ लैंड जो है उनको दिया जाए, उनको किया जाए अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करें तो। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप। जब वो उस सभा में जब लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ पर जब उनकी सारी बातें उन्होंने सुनी और जब उन्होंने आश्वासन दिया था विनोबा भावे ने उन लोगों को कि वो भारत सरकार से बात करेंगे, उसके तुरंत बाद जो है श्री रामचंद्र रेड्डी जो कि वहीं पर बैठे हुए थे वो वहाँ खड़े हुए और उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन उसी समय पर डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है वादा कर दिया कि वो लगभग 80 लैंडलेस विलेजर्स को 80 एकड़ ज़मीन जो है अपनी दान कर देंगे। यही जो उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन लैंडलेस विलेजर्स को 80 लैंडलेस विलेजर्स को जो है वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट की, इसी को भूदान कहा गया। फिर से जब विनोबा भावे से गांव के लैंडलेस जो विलेजर्स थे उन्होंने ज़मीन के लिए जो कहा तो उन्होंने तुरंत उसका वादा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब ये इस बात का आश्वासन दिया कि अगर वो लोग मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो उसके लिए वो भारत सरकार से इसके बारे में लैंड प्रोविजन ऑफ लैंड की बात करने वाले हैं। तो उसके बाद श्री रामचंद्र रेड्डी वो खड़े हुए और उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन जो है ऑफ़र कर दी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन 80 लैंडलेस विलेजर्स को। और ये जो 80 एकड़ ज़मीन जो श्री रामचंद्र रेड्डी ने ऑफ़र की थी उन 80 लैंडलेस जो लैंडलेस विलेजर्स थे उनको, यही जो एक्ट था, यही जो काम था उनका, इसी को ही भूदान कहा गया। लेटर बाद में क्या हुआ, श्री विनोबा भावे जो है वो और भी आगे कई जगह गए और उन्होंने अपने इस विचार को ऑल ओवर इंडिया जो है फैलाया, कहा। और तो कुछ जमींदार थे, कुछ ऑनर्स जो थे, उन्होंने विलेजेस में ऑफ़र करना शुरू कर दिया अपनी ऑफ़र टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमंग द लैंडलेस। जो लैंडलेस जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े ऑनर्स थे विलेजेस के, उन्होंने क्या किया, अपने कुछ विलेजेस को जो है ऑफ़र करना शुरू कर दिया लैंडलेस पुअर्स को देने के लिए। तो जो गांव जो विलेजेस को वो ऑफ़र कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इस विलेजेस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के एक्ट को ही ग्रामदान कहा गया है। तो ये था आपका भूदान और ग्रामदान। क्लियर हो गया होगा। भूदान जो 80 एकड़ ज़मीन श्री रामचंद्र रेड्डी ने फार्मिंग करने के लिए 80 लैंडलेस विलेजर्स को जो दान की थी उसको भूदान कहा गया है। बाद में कुछ जमींदार और जो ऑनर्स थे कई विलेजेस के, उन्होंने विलेजेस पूरे गांव के गांव दान कर दिए, तो इसको कहा गया ग्रामदान। तो ये पूरा जो है मिलकर भूदान और ग्रामदान मूवमेंट जो है कहलाया और ये विनोबा भावे के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में जो है शुरू किया गया था। इसको ही ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहा गया। ध्यान रखिए, ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट विनोबा भावे के नेतृत्व में पूरे ऑल ओवर इंडिया चला, इसी मूवमेंट को ब्लड लेस रिवॉल्यूशन
भूदान ग्रामदान मूवमेंट के नाम से जाना गया है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम इसको देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, employment and output. Agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross domestic production has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11 about 52% of the total workforce. कह रहे एग्रीकल्चर जो है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है और इसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन था वो लगातार डिक्लाइन हुआ है देखने को मिला है। कह रहे हैं कि 1951 में ये इसका जो कंट्रीब्यूशन जो था वो 2010-11 तक 52% हो गया टोटल वर्क फोर्स के, जो कि एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर थी, विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस. The declined share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other sphere of the economy having wide implication for society. कह रहे हैं जो लगातार जो डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर के शेयर में जीडीपी में जो लगातार एग्रीकल्चर का शेयर जो लगातार डिक्लाइन हो रहा है ये मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है, बिकॉज लगातार कोई डिक्लाइन अगर होता है और स्टैग्नेशन होता है, स्थिरता बनी रहती है एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसकी वजह से जो अदर स्फेयर हैं इकोनॉमी के उन पर वाइडर इम्प्लीकेशंस पड़ सकते हैं. कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. कह रहे हैं लगातार जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की इसको कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंक्रीट एफर्ट्स किए हैं मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर को. Establishment of Indian Council of Agriculture Research (ICAR), agricultural universities, veterinary services and animals breeding centers, horticulture developments, research and development in the field of meteorology and weather forecast etc. ये कुछ इन सब को जो है प्रायोरिटी दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिससे कि इम्प्रूव कर सके इंडियन एग्रीकल्चर को. अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द सेम. कह रहे इसके साथ साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी इसेंशियल माना गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए. तो आगे हम देखें फ्रॉम द टेबल 4.1, इट इज़ क्लियर दैट थ्रू द जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. कह रहे हैं जो 4.1 फिगर है इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की वो लगातार बढ़ रही है. ठीक है, इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री. लेकिन ये सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर रही है कंट्री के अंदर. द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन डी एसिलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. कह रहे हैं जो लगातार एग्रीकल्चर का जो पेस है वो डी एसिलेट हो रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कंट्री के लिए. टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. कह रहे हैं आज के समय पर जो भारतीय किसान हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या को फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन के रूप में, और जो लगातार रिडक्शन हो रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर उसमें. आप देख सकते हैं ये आपको दिखा रखा है इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स. एग्रीकल्चर की बात करें 2013-14, 14-15, 15-16 में एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी वो 4.2 थी, 14-15 में माइनस के 0.2 और 2015-16 में 1.1. वहीं अगर बात करें इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट जो थी 13-14 में 5, 14-15 में 5.9, 15-16 में 7.3. वहीं अगर बात करें सर्विस सेक्टर की तो 7.8 ग्रोथ रेट थी 2013-14 में, 14-15 में 10.3 और 15-16 में 9.2. और जीडीपी देखें 6.6 13-14 में थी, 7.2 14-15 में और 15-16 में 7.6. आपको दिख रहा होगा कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटा है जबकि सर्विस सेक्टर का और इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है. तो ये इफेक्ट आपको जीडीपी में दिखेगा इसकी वजह से. हम आगे अब देखें कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना. कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है, जो वैश्वीकरण है, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है. इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन. ये कॉलोनाइजेशन के समय पर भी था, यानी कि जिस समय पर हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का रूल था ये उस समय पर भी था.
इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जब यूरोपियन व्यापारी भारत आए थे, ये उस समय पर भी था। इंडियन स्पाइसेस, जो भारतीय मसाले हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते थे उस समय पर डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्ल्ड की। और जो फार्मर्स हैं साउथ इंडिया के, वो एनकरेज्ड होते थे ग्रो करने के लिए इन क्रॉप्स को, या कह सकते हैं उस समय पर जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के अंदर, उनको स्पाइसेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी जो है एनकरेज किया जाता था। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और आज भी स्पाइसेस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है जो कि आज भी एक्सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं ब्रिटिश पीरियड में भी जो कॉटन बेल्ट्स थी इंडिया की, उन्होंने ब्रिटिश को काफ़ी अट्रैक्ट किया था, और इसी वजह से उस समय पर जो कॉटन थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी ब्रिटेन को एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। खैर उस समय पर जो मैनचेस्टर और जो लिवरपूल की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत तेज़ी से पनपी उस समय पर, फ्लरिश्ड हुई। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी की कॉटन इंडिया से मिल जाती थी। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन द 1970 इन बिहार। आपको चंपारण मूवमेंट के बारे में पता होगा जो कि 1917 में बिहार में शुरू हुआ था। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। कह रहे 1917 में जो चंपारण मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो बेसिकली वो इस वजह से शुरू हुआ था क्योंकि जो फार्मर्स थे बिहार में, उस बिहार के उस एरिया में, उनको फोर्स किया जाता था, उनको उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी कि वो अपने खेतों में इंडिगो, जानते होंगे इंडिगो किसे कहते हैं? इंडिगो यानी कि नील के प्रोडक्शन करने के लिए जो है उस समय पर जो बिहार के फार्मर्स उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो जो है इंडिगो का प्रोडक्शन करें अपनी ज़मीनों पर, क्योंकि इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि ब्रिटेन के अंदर सिचुएटेड थी। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। और बिहार के फार्मर्स को फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल मनाही थी, उनको फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने को बिल्कुल अलाउ था ही नहीं। इस वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। अंडर द ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर द 1990 करें ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वैश्वीकरण की पहले तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि व्यापार होता है, जिसमें हम दूसरे देशों को सामान बेचते हैं, दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं। ये जो है वैश्वीकरण के थ्रू ही, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन में पर्टिकुलरली 1990 की बात की अगर बात करें, जो फार्मर्स थे इंडिया के वो एक्सपोज्ड हुए न्यू चैलेंजेस के साथ। इन लोगों को नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड। कह रहे हैं कि हम जो है इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर थे राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट और स्पाइसेस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मामले में, लेकिन इन सब के बावजूद हम जो हैं अनेबल थे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो प्रोडक्शन हो रहे थे उनका मुकाबला करने के लिए, बिकॉज उन कंट्रीज़ में बड़े पैमाने पर सब्सिडीज़ जो हैं दी जा रही थी एग्रीकल्चर को, और हमारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स जो थे वो compete नहीं कर पा रहे थे इन एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है फॉरेन कंट्रीज़ के उनके साथ। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। कह रहे आज के समय में जो भारतीय कृषि है उसने अपने आप को एक क्रॉस रोड्स के रूप में जो है देख लिया है, और टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल, कृषि को सक्सेसफुल बनाने के लिए
प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और प्रॉपर थ्रस्ट जो है देने के लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स के लिए जो है प्रयास किए गए हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसने काफ़ी हद तक प्रॉमिस किया इसके बारे में, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। आज लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। इट इज़ बीइंग अलेज्ड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन जो है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमने ओवर यूज़ किया है केमिकल्स का, ड्राइंग एक्वायर्स का, एक्वायर्स का, और हमने वैनिश की हैं बायोडाइवर्सिटीज़ को। द कीवर्ड्स टुडे इज़ जीन रिवॉल्यूशन, और जो कीवर्ड आज समय पर जो यूज़ होते हैं वो जीन रिवॉल्यूशन के रूप में होते हैं, विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहे हैं वो। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉग्नाइज किया है आज समय में एक पावरफुल सप्लीमेंट के रूप में, जिसमें इन्वेंट की जाती हैं नई नई हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स को। In fact, organic farming is much in work today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides. खैर आज समय में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये भी आज समय में थोड़ी पॉपुलर होने लगी है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें बिना किसी फैक्ट्री मेड केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता है। हैंस इट डज नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर, और इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव मैनर में अफेक्ट नहीं करता है। वहीं हम आगे चलें तो इसमें हम बात कर रहे हैं अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लिक फ्यूचर और इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस। कह रहे हैं जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये सोचना है, उनका ये मानना है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं इन्हें अपने ब्लिक फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इफ़ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, अगर वो लगातार फूड ग्रेन्स को ग्रो करते रहे अपनी होल्डिंग्स पर, जो कि ग्रो करती हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियंस 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि डिपेंड करती है अपॉन 250 मिलियंस अप्रॉक्सीमेट हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई, और इसलिए जो भारतीय किसान हैं उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने क्रॉपिंग पैटर्न को फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स के साथ। दिस विल इंक्रीज इनकम, इससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी, और इसके साथ साथ रिड्यूस होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन simultaneously, because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugar cane. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. कह रहे हैं इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है इसका हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स को, रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ध्यान रखना, हाई वैल्यू क्रॉप्स का मतलब उन क्रॉप्स से होता है जिनमें हम जो हैं ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिनसे हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट भी कम पड़ता है, और इसके साथ साथ हमें उससे हाई इनकम भी हो सकती है, और इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी लगातार बनी रहती है। ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये जो है हमारा इसके साथ जो है प्रॉपर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। आपको इसके अंदर भी जो है काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ आपने नया इसमें जाना है, और आई होप जो है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद भी आई होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।